और सोडियम के बर्नर कम होने से भी जो है ना ये अच्छा है। डिक्रीज कैल्शियम ऑयल, ये मैंने बता दिया आपको। लो टेम्परेचर बॉडी होगा तो स्टॉक वॉल्यूम कम हो जाएगा। एबनॉर्मल पीएच होगा तो स्टॉक वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर आप ड्रग्स यूज कर रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो कैल्शियम को ब्लॉक करते हैं, तो क्या होगा, डिक्रीज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होगा और डिक्रीज स्टॉक वॉल्यूम। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे आते हैं। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी, जैसे आपने देखा था सिंपैथेटिक बढ़ाती है, ठीक है ना। इसके अलावा एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन जो है, सॉरी एसिटोकोलिन, एसिटाइल कोलिन जो है, ये पैरासिम्पैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके कम होने से कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन ना मिले तो होगा। हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम बढ़ जाए तो स्टॉक वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। और इंक्रीज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, डिक्रीज स्टॉक वॉल्यूम, स्टॉक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, आफ्टर लोड में भी आप नीचे की तरफ आइए तो इस कहता है कि डिक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अगर वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसका इफेक्ट किस पे आएगा, स्टॉक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, डिक्रीज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इंक्रीज स्टॉक वॉल्यूम। खैर ये चार्ट देखिएगा, इससे आपको एक अंदाजा होगा वो कौन सी कंडीशंस हैं जो इफेक्ट करती है स्टॉक वॉल्यूम को। Stirling law क्या है? Stirling law states that the more the heart filled harder, it will contract. Therefore, the bigger be the stroke volume up to a pinch, यानी 500 ml तक। पिंच कहते हैं 500 ml को। पॉइंट। अच्छा, तो स्टर्लिंग लॉ क्या कहता है? मोर द हार्ट फिल्ड, जितना ज्यादा भरेगा हार्ट, यानी जो वीनस रिटर्न आएगी, इट विल कॉन्ट्रैक्ट देयरफॉर द बिगर स्ट्रोक वॉल्यूम, तो ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि दीवारों पर उसमें ज्यादा प्रेशर आएगा। This is based on the principle that the force developed in a muscle's fiber depend on the degree to which the fiber is stretched. ये जो हार्ट के फाइबर्स हैं, मसल्स के फाइबर, कितने स्ट्रेच कर रहे हैं, कितने फैल रहे हैं, जितने स्ट्रेच, जितना प्रेशर उस पर होगा, जितना उतने ज्यादा जोर का स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। Therefore, rise in the central nervous venous pressure will result in increased stroke volume. अगर venous रिटर्न में बहुत ज्यादा भर जाएगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट राइट एट्रियम, तो क्या होगा उसमें, तो हमारे पास स्टर्लिंग लॉ जो है ये बता रहा है कि अगर वीनस रिटर्न में ज्यादा फिल होगा हार्ट डीऑक्सीजन ब्लड से, तो ज्यादा जोर से वो कंप्रेस होगा और उसको लंग्स को देगा इस ब्लड को। स्टर्लिंग कर्व्स रिलेट स्ट्रोक वॉल्यूम टू वीनस प्रेशर एंड द स्लोप डिफाइन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल। एक ग्राफ बनता है, वो बताता है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ वेंट्रिकल डिपेंडेंट ऑन द फिलिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट की फिलिंग की वजह से जो है ना वो उसको the preload of the heart is the volume of the venous blood that stretch the resting heart cardiac muscle। जो भर रहा है हार्ट वो एक्चुअली प्रेशर डाल रहा है, जो हार्ट बढ़ रहा है वो प्रेशर डाल रहा है। तो उतना ये प्रेशर डालेगा, जितना प्रेशर डालेगा उतनी जोर से हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, स्ट्रेच होंगी मसल। द फिलिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल रिजल्ट इन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये हमारे स्टर्लिंग लॉ है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाया गया है कि स्ट्रोक वॉल्यूम SV से रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे माइक्रोलीटर, और लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर है LVEDP जो ले है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर, mmHg में मरकरी में दिया हुआ है। नॉर्मल बीच में दिया हुआ है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऊपर ग्रीन में है और डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी लो में है। तो आपको नॉर्मल अगर कंट्रैक्शन हो और नॉर्मल फिलिंग हो तो 70 cc ब्लड बाहर निकलेगा। अगर एबनॉर्मल होगा तो क्या होगा, वो थोड़ा सा कम निकलेगा, ठीक है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी फिलिंग हार्ट की क्या हो रही है। आपकी हार्ट की जितनी फिलिंग होगी उतनी ज़्यादा, उसी तेज़ी से आपका ब्लड जो है
तो वो कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट बढ़ेगी. Now, how this heart contraction and relaxation will take place? It's a regulation through the electrical impulses, through the cranial nerves. एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसमें मैंने बताया सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक होता है. नर्वस सिस्टम तीन तरीके के होते हैं. ये एक तो जो है वो होता है सिस्टोलिक, तो सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक और नर्वस सिस्टम होता है जिससे जो कहते हैं क्रेनियल नर्व, जो ब्रेन के नीचे से डायरेक्ट निकलती है. तो यहाँ पे कहता है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी रेगुलेशन कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट का हो कैसे रहा है. उसमें कुछ चीज़ होगी ना जो उसको कंप्रेस कर रही है और रिलैक्स कर रही है. बेटे दरवाजा बंद कर देने, झाड़ू देने के बाद. Sympathetic stimulation has a positive, it has both sympathetic and parasympathetic vagal nerve. ये जो है ना, ये 10 क्रेनियल नर्व है, ये 10 क्रेनियल नर्व है जो हार्ट 10वीं क्रेनियल नर्व है. 12 क्रेनियल नर्व होती है, वेगस जो है 10th क्रेनियल नर्व है, और ये 10th क्रेनियल नर्व क्या करती है, हार्ट को फंक्शन करने देती है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. दैट एक्ट to increase or decrease heart rate and contractility. Sympathetic stimulation has a positive inotropic effect. सिंपैथेटिक हार्ट को कंट्रैक्ट करता है, जिसको आइनोट्रोपिक इफेक्ट करते हैं. ये याद रखिए, ये बहुत आगे भी आपको पढ़ने में काम आएगा. आइनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं, इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी को आइनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं. और ये होता है किस वजह से कि हार्ट के ऊपर बीटा-1 रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें एड्रेनलिन जाके अटैच होता है. एड्रेनलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे हार्ट कंट्रैक्ट करता है. ये पूरी सीक्वेंस है, हार्ट कंट्रैक्ट कैसे करता है. आप लोग कहेंगे खुद ब खुद कैसे हो रहा है, हार्ट कंट्रैक्ट भी हो रहा है, इलेक्ट्रिक मशीन है क्या ये हाँ मशीन है, मगर चल कैसे रही. आपकी मोटर जो चलती है पानी की, कैसे चलती है, जब बिजली होती है इलेक्ट्रिकल करंट जाता है. हार्ट पे भी इलेक्ट्रिकल करंट होता है. वो कैसे होता है, नर्व से आता है. कौन सा नर्व से आता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से आता है. और वो क्या होता है, वेगस नर्व होती है, 10th क्रेनियल नर्व. वेगल स्टिमुलेशन हैज अ नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट. अगर वेगल स्टिमुलेट हो, कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. वेगस अगर स्टिमुलेट ना हो तो क्या होगा, कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी. एक्टिंग बाय मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स. मस्कुरेनिक मसल्स के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटेनिक जैसे सिगरेट के और रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे सिगरेट जाकर असर करती है, ऐसे मस्कुरेनिक मसल्स के रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट पे, जिस पे जाके एड्रेनलिन इफेक्ट देती है. और उसको स्टिमुलेशन कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिकल करंट से. वो कहाँ से आता है, वेगस नर्व से. वेगस नर्व क्या है, ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों काम करती है. ऑटोनॉमिक कंट्रोल इज रेगुलेटेड बाय द मेडुला ऑब्लिंगेटा. आपकी जो गर्दन से ऊपर वाली जगह है वहाँ पे आपका ब्रेन स्टेम होता है, जिसके अंदर मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है. यहाँ पे आपका कार्डियक सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है. इसीलिए नेक पे मारना नहीं चाहिए. So in the brainstem, which is medulla oblongata, receives sensory input from the peripheral and central baroreceptors and chemoreceptor located in the carotid sinus. आपकी गर्दन में जो कैरोटिड आर्टरी जा रही है, दो बाइफर्केशन हो रही है इसकी, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जा रही है. इसके दरमियान में, इसके एंड पे जहाँ से ये बाइफर्केट हो रही है, दो में डिवाइड हो रही है, वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिसको कहते हैं बैरोरिसेप्टर्स और कीमोरिसेप्टर. जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे केमिकल है, इससे भी स्टिमुलेशन हो रही है. और अगर यहाँ पे मसाज कर दें तो उससे भी स्टिमुलेशन होगी हार्ट की. आर्च ऑफ द आयोटा एंड कैरोटिड बॉडी. जहाँ पे आयोटा दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है और कैरोटिड जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पे लोकेटेड होता है. टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज विद vasoconstriction, इंक्रीजिंग आर्टेरियल blood pressure make it harder to the heart to expel blood into the arteries, thus reducing stroke volume. अगर आपके लोअर एक्सट्रीमिटी जैसे डायबिटीज में होता है, बूढ़े लोगों में होता है कि पेरिफेरल जो है पाँव की और हाथ पाँव की जो आर्टरीज और नर्व्स हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं, उसका जो ल्यूमन है वो छोटा हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है बुढ़ापे की वजह से. उसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है. ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है.
उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है हार्ट को। अब इसका क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या पढ़ने का? शॉक इज डिफाइंड एज एन एक्यूट कंडीशन वेयर देयर इज एन इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी। शॉक कंडीशन क्या होती है? अगर आप कोई चीज़ खा लें, पॉइजन खा लें, कोई मछली खा लें, कोई मेडिसिन लेते हैं, शॉक में चले जाते हैं। शॉक का मतलब है कि ब्लड सप्लाई जो है रुक गई है। क्यों रुक गई है? हार्ट की जो है, हार्ट के ऊपर इफेक्ट हुआ। दिस कैन अकर ड्यू टू द फॉल इन कार्डियक आउटपुट कॉज्ड बाय द पंप फेलियर। जो कार्डियक शॉक का मतलब है, कार्डियक शॉक अगर हम गए तो हार्ट अपना जो पंप कर रहा है 70 सीसी नहीं 70 सीसी ब्लड निकाल रहा है बाहर, दैट विल रिड्यूस, so the requirement of the body will not be fulfilled. The inability of a pump to fill, mechanical shock or loss of blood volume, hypovolemic shock, or an uncontrollable fall in the total peripheral resistance due to the excessive vasodilatation. डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, अगर सारा ब्लड पाँव में रुक जाए, हाथ पाँव में जाके जमा हो जाए, वहाँ की वैसे बिल्कुल ही डायलेट कर जाए, तो क्या होगा कि हार्ट, जितना भी ब्लड है बॉडी का वहाँ चला जाएगा और हार्ट की परफॉर्मेंस में फर्क आएगा। इसी तरीके से किसी की गोली लग जाए, शॉट हो जाए, बुलेट शॉट हो जाए, तलवार से कट जाए, छुरी से कट जाए, तो क्या होगा? मैक्सिमम ब्लड निकल जाएगा बॉडी से। तो जो रिटर्न जाके फिल होना है उसके विनस रिटर्न से, वो पूरा फुल फिल नहीं होगा, तो स्ट्रोक जो है उसका स्लो हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसलिए कि फिलिंग नहीं हो रही, ब्लड ज़ाया हो गया। किसी को बुलेट बाउंड गोली लग गई है, जिससे जो है ना लीवर के ऊपर गोली लगी और ब्लडिंग, सीवियर ब्लडिंग हो रही है, या फ्यूमरल आर्टरी, पाँव की आर्टरी पे गोली लगी, रान पे गोली लगी और वहाँ से फ्यूमरल आर्टरी टूट गई, वो इतनी मोटी होती है कि उसका फव्वारे की तरह खून निकलता है, ठीक है ना, वो वॉल्यूम कम हो गया, इसलिए आपका स्ट्रोक वॉल्यूम जो है दैट इज ऑल्सो रिड्यूस। इसको हम कहते हैं कार्डियक शॉक, कि हार्ट के ऊपर एक शॉक आया। इन दिस केस द सेंट्रल वेनस प्रेशर CVP may be normal or raised. This means that the heart fill but it failed to pump. रिटर्न तो आ रहा है ऊपर, मगर हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, हार्ट को जितना पंप करता है वो तो मांग रहा है 200 सीसी ऑफ ब्लड, और ये 70 सीसी कर रहा है, तो हार्ट अपना पंप करके उसको कंपनसेट नहीं कर सकता, कॉजिंग this means that the heart fills but it failed to pump effectively, causing a dramatic drop in arterial pressure. This means that tissues are poorly perfused, which in the case of the coronary arteries exacerbate the problem. अब यहाँ ये कहते हैं कि दिस मीन्स दैट टिश्यूज आर पोअरली परफ्यूज। अब हम जब हार्ट जब ब्लड आगे नहीं देगा तो हमारे जितने भी टिश्यूज हैं बॉडी के, हाथ पाँव जैसे ऑर्गन्स, हर एक टिश्यू से बने हुए, सॉफ्ट टिश्यू है या जो है ना दूसरे वाले टिश्यूज हैं, ठीक है ना, स्केलेटल मसल जो है स्केलेटल दूसरे टिश्यूज से बनी हुई है, तो इन तमाम टिश्यूज में जब परफ्यूजन नहीं होगी तो क्या होगा कि कॉरोनरी आर्टरी खुद भी प्रॉब्लम में, चाहे कॉरोनरी आर्टरी से भी अगर परफ्यूज नहीं होगा, हार्ट को दे रही है, तो क्या होगा? हार्ट फंक्शन पे असर होगा। तो हार्ट को खुद भी पंप करने के लिए ब्लड चाहिए होता है और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी करने के लिए उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है। मैकेनिकल शॉक की हमने बात की, यानी कोई हथौड़ा मार दे, कोई डंडा मार दे सर पे, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। इन केस ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट, blood or fluid build up in a pericardial space which restrict the filling of the heart. मैकेनिकल शॉक का मतलब है हार्ट के खिलाफ जो मेम्ब्रेन है मायोकार्डियम, उसके अंदर पानी भर जाता है और हार्ट के ऊपर जो प्रेशर होता है, दिस रिजल्ट इन हाई सेंट्रल वीनस रिटर्न एंड अ लो आर्टीरियल प्रेशर। अब इससे क्या होता है? वीनस रिटर्न तो प्रॉपरली आ रहा है, मगर जो आर्टीरियल ब्लड है उसका प्रेशर लो हो जाता है। However, there is normal electricity activity as the heart still attempt to beat, मगर हार्ट इस वक्त भी बीट करने की कोशिश करता है, उसकी जो इलेक्ट्रिकल impulsivity है which comes from the SN node AV node bundle of Purkinje fiber, वो इलेक्ट्रिकल impulses SN node से निकलती रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। नाजिश बेटा जल्दी आया करो क्लास के अंदर, ये टाइम नहीं है आने का, मैं अंदर से एडमिट नहीं करूँगा, 9:35 हो गए। नाजिश को कह रहा हूँ मैं, नाजिश और आमना नाजिश दोनों टाइम पे आया कि टॉक्सिक शॉक, दिस रिजल्ट फ्रॉम एंडोटॉक्सिन्स रिलीज फ्रॉम द सर्कुलेटिंग बैक्टीरियल ड्यूरिंग इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए
और आप उसको ट्रीट ना करें तो वो ब्लड में आ जाते हैं, सेप्टिसीमिया कहते हैं। These cause vasodilation and a massive drop in total peripheral resistance. इसकी वजह से शॉक से क्या होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, सारे ब्लड में बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसको हम टॉक्सिक शॉक कहते हैं, क्योंकि ब्लड में आ गई, उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं, सेप्टिसीमिया, ठीक है ना। दिस कॉजेज वेसोडाइलेटेशन एंड अ मैसिव ड्रॉप इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है, जो हाथ पांव के ब्लड की वेसल्स हैं, उस पर भी असर होता है। दिस ड्रॉप इन आर्टीरियल प्रेशर लीड टू इम्पेयर परफ्यूजन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स। इससे क्या होता है, आर्टीरियल प्रेशर के ऊपर असर आता है, और जो वाइटल ऑर्गन्स को खून मिलना है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, पेनक्रियास है, ठीक है ना, तमाम जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उसकी, बेटा ये माइक बंद कर दीजिए, माइक इसका खुला हुआ है, माइक बंद करें, माइक खुला हुआ, घर की आवाज़ें आ रही हैं, बंद करें से। तो ये टॉक्सिक शॉक कहते हैं, कोई पॉइजन की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से हो जाए। टिपिकल सिम्टम्स इंक्लूड टैकिकार्डिया। व्हाट इज टैकिकार्डिया? इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट। इसका असर क्या होगा इस शॉक का? टैकिकार्डिया, रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग, सांस गहरी लेंगे और लंबी लेंगे, एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर, although they may vary slightly depending on the cause. Treatment is typically supportive and include fluid resuscitation and treatment. Treatment में क्या होगा, आप इसको आईवी ड्रिप लगाएंगे, सलाइन वगैरह की, ग्लूकोज की जो ड्रिप लगती है वो लगाएंगे आप इसको पेशेंट को, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, फिलिंग फ्लूइड रिससिटेशन है, जो सीने पे हाथ रख के दबाते हैं, एंड ट्रीटमेंट देंगे उसको, जो भी मेडिसिन देनी है इमरजेंसी ऑफ एनी कॉज सच एज इन्फेक्शन इन टॉक्सिक शॉक। फिर आप इसके अंदर एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं आईवी लाइन से लगा के। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ हार्ट। कंट्रोल ऑफ हार्ट में द हार्ट रेट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द साइनोएट्रियल नोड। अब मैंने आपसे कहा था ना, कंट्रोल ऑफ हार्ट में इलेक्ट्रिकल करंट आता है, कहाँ से है, एसए नोड से आ रहा है। एसए नोड कहाँ होती है, ये ऊपर होती है एट्रियम में, ठीक है, एट्रियम के जंक्शन पे होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन, बल्कि अपर वाली साइड पे, सॉरी, वहाँ होती है। एट्रियम कहते हैं ऊपर वाले चैम्बर। द पेस मेकर ऑफ द कार्डियक मसल, इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फ्लुएंस द सैंड पेसिंग रेट विल बी 100 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ से सैंड का मतलब है एसए नोड। एसए नोड के अंदर जो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहा है वो कितनी बीट्स तक ले जा सकता है हार्ट को, तो 100 बीट्स पर मिनट ले जा। हाउएवर हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट मस्ट बी एबल टू वेरी इन रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ द बॉडी। अब होता ये है कि जो ज़रूरत है आपकी, अगर आपको घर में थोड़ा सा पानी का काम हो तो आप अपनी मशीन को थोड़ी सी देर चलाएंगे, और अगर नहीं पानी आपको शाम तक चाहिए तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा पाएंगे, और अगर 3 दिन तक पानी की ज़रूरत है तो आप पूरी टंकी भरेंगे। तो ये डिपेंड करता है नीड ऑफ द बॉडी कितने ब्लड की है। हमारे ऑर्गन्स, अगर आप एक एथलीट हैं और आप खेलते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो आपकी बॉडी को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। और अगर आप सिर्फ बैठ के लेक्चर भी सुनते रहेंगे घर के अंदर, और मैं भी बैठा रहूँगा, तो हमें इतनी ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हार्ट उसके हिसाब से सेटिंग करता है। बाई इन्फ्लुएंसिंग द सेल इन द एसए नोड, nerve impulses and hormones can affect the speed at which the SA node generate electricity impulses. तो impulses भी डिपेंड करती हैं हार्मोन्स के ऊपर और न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर। impulses हार्मोन्स कैन अफेक्ट, हार्मोन जो है हमारे, जो भी हार्मोन निकलते हैं वो हार्मोन जो है हमारे ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। दिस अफेक्ट द हार्ट रेट, इसको कहते हैं, और क्रोनोट्रॉपी कहलाती है हार्ट रेट, विच इन टर्न्स अफेक्ट द कार्डियक आउटपुट। जितना हार्ट रेट ज़्यादा होगा उतना कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि उसको फिलिंग का टाइम नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। जितना हार्ट रेट ज़्यादा होगा उतना स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, जितना हार्ट रेट स्लो होगा उतना स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि फिलिंग टाइम नहीं मिलेगा अगर वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। इन दिस, अच्छा, हार्मोन्स एंड नर्व इम्पल्सेस वर्क टू कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट। तो ये हार्मोन जो है ये रेट ऑफ हार्ट को कंट्रोल करते हैं आपके। जब टाइम हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आज टाइम लिमिट आपने इसमें से निकाल दी है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अब हम बात करते हैं।
मैंने कहा था ना कि नर्वस सिस्टम 3 किस्म के हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी देखेंगे। Autonomic nervous system is responsible for controlling many physiological functions, including the force of contraction of the heart, peripheries, resistance of the blood vessels, and the heart rate. The autonomic nervous system has both sympathetic and parasympathetic divisions that work together to maintain balance. अब ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये बैलेंस करता है, अगर हार्ट रेट तेज चल रहा है तो इसका मतलब सिंपैथेटिक ज़्यादा स्टिमुलेट हो गया है, तो पैरासिम्पैथेटिक उसको नॉर्मल की तरफ जाएगा। और हार्ट रेट अगर स्लो चल रहा है तो फिर क्या होगा, नॉर्मल की तरफ कौन जाएगा, सिंपैथेटिक लेके आएगा। So parasympathetic input into the heart is via the vagus nerve, 10 cranial nerve। CN का मतलब है cranial nerve, 10 क्रॉस जो है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 cranial nerve जो है वो parasympathetic को कंट्रोल करता है। The vagus nerve forms synapses with the postganglionic cell in SA node and AV node। यही vagus nerve जो है ये SA node और AV node से जाके कनेक्ट होती है ऊपर से। इसका भी मैं फिगर आपको दिखाऊंगा, आगे तस्वीर दिखाऊंगा आपको। When stimulated, acetylcholine which bind on the muscarinic receptor M2 receptor, जब एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेट हो यानी न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा और वो जाके मसल्स के रिसेप्टर पे बैठेगा, किसके, हार्ट के। मस्कुलिनिक रिसेप्टर हार्ट पर कई जगह पे और होता है। विच एक्ट टू डिक्रीज द स्लोप ऑफ द पेस मेकर पोटेंशियल लीडिंग टू डिक्रीज हार्ट रेट। तो ये क्या होगा, व्हेन स्टिमुलेशन, एसिटाइलकोलिन जो कि पैरासिम्पैथिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है और सिंपैथेटिक का क्या है, एड्रेनलिन। ये याद रखिएगा। जो पैरासिम्पैथेटिक का है वो क्या है, एसिटाइलकोलिन, ठीक है ना। एसिटाइलकोलिन जो है वो किसका है, सिंपैथेटिक का है। और पैरासिम्पैथेटिक का क्या है, सॉरी एसिटाइलकोलिन जो है पैरासिम्पैथेटिक का, और सिंपैथेटिक का क्या है, एड्रेनलिन, न्यूरोट्रांसमीटर में। व्हेन स्टिमुलेटेड acetylcholine is bind to the M2 receptor, which act to decrease the slope of the pacemaker potential, lead to decrease in the heart rate and negative chronotropic effect। इसको हम कहते हैं नेगेटिव कोनोट्रॉपिक इफेक्ट। तो ये आप याद रखिएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव कोनोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है। कोनोट्रॉपिक का मतलब है हार्ट की कंट्रैक्शन, नेगेटिव का मतलब है कंट्रैक्शन कम हो गई है, पॉजिटिव का मतलब है कंट्रैक्शन बढ़ गई है, राइट। Sympathetic system. The sympathetic input into the heart is via the postganglionic fiber from the sympathetic trunk, which innervate the sinoatrial node and AV node, atrioventricular node। बेटा माइक बंद कर दीजिए, घर की आवाजें आ रही हैं, घर की आवाज, माइक बंद कर दे, माइक बंद कर दे, घर की आवाज आ रही है। अच्छा, sympathetic input into the heart is via the postganglionic fiber from the sympathetic trunk। स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती है वहां से ये दाखिल होती है, और दाखिल होने के बाद क्या करती है, इनर्वेट द एसए नोड। एसए नोड को जाके जब थोरेसिक लेवल पे आती है यानी चेस्ट लेवल पे आती है तो वहां से हार्ट को एसए नोड को सप्लाई देती है। ये सिंपैथेटिक है। पोस्ट गैंग्लियन यानी गैंग्लियन के बाद, गैंग्लियन क्या होता है, इट्स अ बंच ऑफ न्यूरॉन्स। जो नर्व निकल रही स्पाइनल कॉर्ड से उसके बाद एक बंच होता है, फिर वो नर्व आगे दोबारा शुरू होती है और वो ऑर्गन में चली जाती है, स्किन में चली जाती है। ये जो बंच बना है, ग्रुप ऑफ या प्लेक्सेस ऑफ न्यूरॉन्स इज नोन एज अ गैंग्लियन। गैंग्लियन राउंड होता है, गोल सा होता है, गोली की तरह होता है ये, इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है ये एक नर्व है, उसके बाद एक गैंग्लियन है, फिर नर्व शुरू हो जाती है और वो ऑर्गन में जाती है। जी हेलो, जी क्या हुआ, हेलो हेलो हेलो, जी हेलो, जब आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो, सर आवाज आ रही है। अच्छा नहीं, मैंने कहा शायद किसी की आवाज है, इसलिए आवाज नहीं। राइट, तो हमने अभी बात की सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की। बेटा इसमें हमने देखा कि जो पोस्ट गैंग्लियनी की बात कर रहे हैं, जो गैंग्लियन के बाद जो नर्व निकल रही है वो जाके एसए नोड पे जाके बैठ जाती है। द पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर रिलीज, अब पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर क्या निकालता है, न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एड्रेनलिन। अब ये नॉर एड्रेनलिन मैंने आपसे बताया था, ये सिंपैथेटिक का है न्यूरोट्रांसमीटर, और पैरासिम्पैथेटिक का क्या था, एसिटाइलकोलिन। याद रखिएगा, पैरासिम्पैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन और सिंपैथेटिक का क्या है,
नॉरएड्रेनालिन या एड्रेनालिन विच एक्ट ऑन बीटा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स। ये हार्ट के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। बीटा 2 कहाँ होते हैं? लंग्स के ऊपर। तो ये रिसेप्टर्स के नाम है। बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट पे होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स लंग्स पे होते हैं। So beta 1 receptors, adrenal receptors to increase the slope of the pacemaker potential, thereby increasing the heart rate increase करें, it means it is giving a positive chronotropic effect as well as increase the force of contractility, positive inotropic। inotropic effect contraction को कहते हैं, ठीक है ना। और हार्ट रेट के बढ़ने को क्या कहते हैं? क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। हार्ट रेट जब बढ़ा वो क्रोनोट्रॉपिक हुआ, कंट्रैक्टिलिटी बढ़ी तो आइनोट्रॉपिक, दोनों पॉजिटिव होंगे सिंपैथेटिक के साथ। द पैरासिम्पैथेटिक इनपुट ऑन द एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड, ये मैं ऐसे नोट बता रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स से जहाँ से निकल रही हैं हार्ट के अंदर एट्रियम में मौजूद होता है, जिसे पेसमेकर कहते हैं। एनाटॉमी लास्ट टाइम आपने पढ़ी, उसमें आपको याद होगा। ऐसे नोट डोमिनेट एट रेस्ट टू गिव अ नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ द अराउंड 60। अगर ऐसे नोट काम नहीं भी कर रहा तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी निकालता है, जिसकी वजह से क्या होता है जी। सना आपको सवाल कर रही है। हेलो हेलो सना हमीद, सना हमीद, हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो हेलो सर आवाज आ रही है। ये सना हमीद ने हाथ रेस किया है, कौन, क्या क्वेश्चन है? यस सर, वो गलती से हैंड रेस हो गया। अच्छा, क्या मिस हो गया? गलती से हैंड रेस हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने कहा शायद कोई सवाल करना है। अच्छा अच्छा, हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक इनपुट कहाँ से आती है? ये भी एस नोट से होती है। और ये पैरासिम्पैथेटिक कब करता है? जब हार्ट रेस्ट करता है, एट रेस्ट, टू गिव अ नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ अराउंड 60 बीट्स पर मिनट। अब यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन उठता है, क्या हार्ट रेस्ट करता है? अगर हार्ट अपना काम करना छोड़ दे और आराम करके बिस्तर पर सो जाए तो इंसान तो मर जाएगा। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा? नहीं। हार्ट की जो कार्डियक साइकिल है ना, वो 0.8 मिनट की होती है। 0.4 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, 0.3 मिनट में रिलैक्सेशन होता है, डायलिटेशन होता है, डायस्टॉल होता है। समझ में आ रही बात? कितना बच गया? 0.4 और 0.3, कितना हो गया टोटल जी? 0.3 और 0.4 कितना हुआ टोटल? दोनों को ऐड करें। आ रही है समझ में? नहीं आ रही बात? हार्ट की जो कार्डिक साइकिल है वो होती है 0.8 सेकेंड की। 0.4 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्शन होती है, 0.3 सेकेंड में रिलैक्सेशन होती है, यानी फैल जाता है हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता। और 0.1 सेकेंड जो है वो रेस्ट का है। तो वो रेस्ट टाइम पे 60 बीट्स को फिर भी हार्ट मेंटेन करता है। समझ में आई है बात आप लोगों को ये? जी हेलो 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 हेलो। सर आवाज आ रही है। हाँ, मैंने नहीं, मैं सवाल कर रहा था, मैंने कहा ना समझ में आया तो फिर मैं दोबारा रिपीट करूँ, इससे कोई जवाब ही नहीं देता। Any initial increase in the heart rate are brought about by the reduction in the parasympathetic outflow and increase in the heart rate over 100 beats via the parasympathetic outflow। ठीक है ना। आपके पास होता यह है कि an initial increase in the heart rate, जब हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, are brought about by reduction, तो क्या होता है, उसको नीचे लाने की तरफ क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो बढ़ जाता है। इंक्रीज द हार्ट रेट ओवर 100 बीट्स इज वाया एन इंक्रीज इन द सिंपैथेटिक आउटफ्लो। फिर आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होता है, हार्ट रेट को नीचे से ऊपर की तरफ लाते हैं, यानी कम से ज्यादा की तरफ लेके आता है। हाफिजर राफिया ये ऐड होना चाह रही है, इसको टाइम हो गया तकरीबन 10 बजने में 10 मिनट। इनको बता दीजिए जल्दी आए कल से, नेक्स्ट वीक से। ये देखिए, ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ वो यहाँ पे शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है ये देख लीजिए किस तरीके से शो हो रहा है। डायग्राम गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ द ऑटोनॉमिक इनर्वेशन टू द हार्ट। ब्रेन स्टेम्स आप देख रहे हैं, ब्रेन के जो गर्दन वाला पोर्शन है, यहाँ ब्रेन स्टेम्प है, जहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा है। यहाँ से नर्व निकली है डायरेक्ट, और निकल के कहाँ आई है हार्ट में? आप देखें कि अपर साइड पे आई है हार्ट के। ये ऐसे नोड, यहाँ पे ऐसे नोड होता है,
और फिर ये छोटे 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 आपको लाइनें नजर आ रही हैं, आगे जाके अपनी ब्रांचेस दे रहा है ये, जिसको हम कहते हैं एसए नोड, एवी नोड। अब नजर आ रहे हैं ना आपको क्लियर, परकंजी फाइबर, ठीक है ना, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फिश और परकंजी फाइबर, ये पूरे हार्ट में ब्रांचेस फैल जाती हैं, जो यहाँ नजर आ रहा है आपको। तो हार्ट का जो टोटल कंट्रोल है वो आपका मेडुला ऑब्लंगेटा पे होता है, वहां से आपका हार्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो कंट्रोल होती है, और ये फिजियोलॉजी है इसकी। Hormonal control. Hormones also have the ability to affect the heart rate. One example would be adrenaline. Heart rate का जो हार्मोन्स है वो एड्रेनलिन है, which is released from the medulla of the adrenal gland, जो सुप्रारीनल ग्लैंड है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, जिसको सुप्रारीनल, सुप्रा मतलब है अबव, रीनल कहते हैं किडनी को। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। वहाँ जो एक कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर एक मेडुला होता है। तो मेडुला जो अब जो अंदर वाली साइड है, कॉर्टेक्स बाहर वाली साइड होती है, वहां से ये रिलीज होता है एड्रेनलिन। दिस हार्मोन कैन बी रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एट अ टाइम व्हेन अ पर्सन एनकाउंटर अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब आप किसी स्ट्रेस में आते हैं तो वहां से ये रिलीज होता है। द रिलीज ऑफ द दिस हार्मोन कैन रिजल्ट इन अ नंबर ऑफ इफेक्ट, वन ऑफ व्हिच इज इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, और ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है। क्लिनिकल रेलेवेंस टैकीकार्डिया के बारे में बताएंगे अब ये, कि टैकीकार्डिया इज डिफाइंड एज द हार्ट रेट दैट एक्सीड द नॉर्मल रेस्टिंग रेट। रेस्टिंग रेट कितना है? 72 है। इसमें क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, टैकीकार्डिया कहलाता है, तो ये 72 से ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ नॉर्मली अ रेज ऑफ ओवर 100 बीट्स पर मिनट, ये इसने 100 लिया है। कैन बी नॉर्मल इन द केस ऑफ द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए नॉर्मल है, बट टैकीकार्डिया एट रेस्ट इज जनरली ड्यू टू अनदर कॉज। अगर आप सो रहे हो, लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, रेस्ट कर रहे हो, और अगर आपका हार्ट बीट बढ़ जाए, 100 पे चली जाए, इसका मतलब आपको टैकीकार्डिया। उसकी वजूहत क्या है? एंग्जाइटी, तफक्कुर, फिक्र, इन्फेक्शन, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का कम हो जाना, हाइपोवॉल्यूमिया, ब्लड वॉल्यूम का कम हो जाना, हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड का एक्सेस काम करना, प्रॉब्लम विद द कंडक्टेंस इन द हार्ट, हार्ट की इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन है उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाना। Tachycardia due to the conductance within the heart can be classified as narrow or wide complex tachycardia depending on the QR as complex on the ECG। ECG उस पेपर को कहते हैं जो पट्टी, दिल की पट्टी जिसे आप उर्दू में बोलते हैं, जब निकालते हैं तो उसके अंदर जो वेव्स बनती हैं, जो वेव्स बनती है ग्राफ पेपर पे, उसको कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब है वो पट्टी। नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया इंक्लूड्स साइनस टैकीकार्डिया, आर्टेरियल फिब्रिलेशन एंड आर्टेरियल फ्लटर, वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, ठीक है। तो आपके पास जो टैकीकार्डिया की किस्में हैं, एक को कहता है एट्रियल टैकीकार्डिया है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फ्लटर है, कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें जो है, तमाम टाइप का टैकीकार्डिया का मतलब है कि हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना, हार्ट रेट बढ़ जाता है। इंक्लूड्स वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, सिर्फ वेंटिकल्स के अंदर जो है ना तेज हो जाता है। एंड वॉल्श पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ये एक बीमारी है, इसके अंदर भी जो है टैकीकार्डिया होता है। तो टैकीकार्डिया के कई वजूहात, फिजियोलॉजिकल रीजन हैं। इन द केस ऑफ नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, वेगल मैनोवर और फोर्थ एडिनोसिन कैन बी यूज टू अटेम्प्ट टू रिवर्ट टू नॉर्मल रिदम। हम नॉर्मल रिदम पे लाने के बाद हम क्या करते हैं, वेगस नर्व कंट्रोल करते हैं, और एडिनोसिन एक केमिकल है उसको कंट्रोल करते हैं। इफ अ पेशेंट इज हीमोडायनामिकली अनस्टेबल देन डीसी कार्डियोवर्जन कैन बी नेसेसरी। अगर उसका ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, हीमोडायनामिकली, हीम कहते हैं ब्लड को, अनस्टेबल, देन डीसी कार्डियोवर्जन, डायरेक्ट कार्डियोवर्जन आप उसको करेंगे, यानी हार्ट के ऊपर डायरेक्ट जो है ना इलेक्ट्रिकल शॉक्स देंगे। फॉर ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया एमिडोरॉन कैन बी गिवन, एक दवाई है एमिडोरॉन, वो उसमें देते हैं अगर ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है। एक नैरो कॉम्प्लेक्स था ऊपर, ये ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है। तो वहाँ पे नैरो में आप आईवी जो है एडिनोसिन दवा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और
अगर ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया है यानी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ब्रॉड है वो, तो amiodarone can be given if a patient is stable. But however, if a patient is unstable, DC cardioversion may be needed, यानी electrical shock देंगे. It is important to note that the Wolff-Parkinson-White syndrome with atrial fibrillation कहते हैं कि atrial fibrillation का मतलब है हार्ट रेट आपका चले गया 150 से अबाव, जो कि 72 होना चाहिए. AV node blocking drug should not be used as they will increase the conduction down the abnormal pathway. ठीक है, यहाँ पे हम बीटा ब्लॉकर एक दवाई है वो नहीं देते. Some disorders such as atrial fibrillation can be 10 मिनट है. Some disorders such as atrial fibrillation can be controlled using drugs such as the beta blocker with accompanying anticoagulative measures. ठीक है, आप यहाँ पे एक जगह पे बीटा ब्लॉकर भी यूज करते हैं. चलें, ये चीजें आपके लिए एडवांस है, आप इसको देख लीजिएगा. हमारा तकरीबन 60 मिनट का ये स्लॉट हो गया है, तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं. ठीक है, और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात होगी. राइट? हेलो जी सर. अच्छा, ये बताइए, इसमें आपने जो है इसको जूम पे लिया था, ये वाला सारा लेक्चर जूम पे हमने किया है, इसकी टाइम लिमिटेशन कैसे ख़त्म हो गई? ये तो 40 मिनट में बंद हो जाता है ना. हेलो हेलो जी सर, आप ये वाला लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे? हाँ हाँ, कल का हो गया होगा, मैंने दे दिया था इनको. अबरार साहब को भेजता हूँ मैं, वो अपलोड करते हैं, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा. बाकी लीना का ये सॉरी क्या नाम है आपका, हाँ लीना का जो है ना ईमेल मेरे पास से मिसप्लेस हो गया. मुझे अपना ईमेल दोबारा भेजे ताकि मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दूँ उसको. मैं आज देख रहा, मेरे पास आई नहीं थी उसकी सॉफ्ट, वो आपका ईमेल ना. ठीक है, भिजवा दीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़. अटेंडेंस ले लीजिएगा.